मई का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। मुंबई की सड़कों पर डामर पिघल रहा था और हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह वो समय था जब सूरज देवता को भी धरती के लोगों पर तरस नहीं आ रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था जैसे आधी रात हो। पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छाया में छिपे बैठे थे और कुत्ते बेजान होकर सड़क किनारे लेटे हुए अपनी जीभ बाहर निकालकर हाँफ रहे थे। लेकिन मुंबई के पूर्वी इलाके में स्थित विशाल धारावी बस्ती में सन्नाटा नहीं था। वहां चीख पुकार मची हुई थी, वहां हाहाकार मचा हुआ था। कारण था पानी। पिछले 72 घंटों से, यानी पूरे 3 दिनों से, इस बस्ती के नलों में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। जरा सोचिए, 3 दिन बिना नहाए, बिना कपड़े धोए, और सबसे भयानक बात, पीने के लिए भी पानी के लाले पड़े थे। बस्ती के बीचों बीच बने सार्वजनिक नल के पास सैकड़ों औरतों की भीड़ जमा थी। उनके हाथों में प्लास्टिक के रंग बिरंगे खाली डिब्बे, मटके और बाल्टियां थीं। सबकी आंखें उस सूखे नल पर टिकी थीं, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। लेकिन नल से सिर्फ गर्म हवा निकल रही थी। भीड़ में खड़ी 70 साल की काकी, जिनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। औरतें चिल्लाईं, अरे कोई पानी लाओ। काकी गिर गई, लेकिन पानी लाए तो कौन लाए? किसी के पास एक घूंट पानी नहीं था। एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, अपनी माँ की साड़ी खींचते हुए रो रही थी। माँ, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे देना माँ। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन मटका खाली था। उसने अपनी सूखी जुबान से अपनी बेटी के माथे को चूमा और कहा, बस थोड़ी देर और बेटी, अभी पानी आएगा। बड़े साहब ने बोला है पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। शहर का मुख्य वाटर पंप, जो लाखों घरों की प्यास बुझाता था, एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया था। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। यह अंग्रेजों के जमाने का एक विशाल पंपिंग स्टेशन था, जिसे बाद में आधुनिक कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया था। और आज वह लोहे का दैत्य खामोश पड़ा था। उसी बस्ती के एक कोने में, जहां कचरे का पहाड़ बना हुआ था, 15 साल का राजू अपनी फटी हुई शर्ट से पसीना पोंछ रहा था। राजू का रंग धूप में जलकर तांबे जैसा हो गया था। उसके बाल धूल से सने थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक कचरा बिनने वाला लड़का था। लोग उसे हिकारत कंधे पर पांजने वाला की नजर से देखते थे। जब वह दुकानों के पास से गुजरता तो लोग अपनी नाक बंद कर लेते। लेकिन राजू के मैले कपड़ों के अंदर एक ऐसा दिमाग था जो हीरे की तरह चमकता था। उसके कंधे पर एक पुराना, मैला कुचैला बोरा था। उस बोरे में प्लास्टिक की बोतलें नहीं, बल्कि कुछ और ही खजाना था। उसमें पुराने रेडियो के टूटे हुए सर्किट, फेंके हुए मोबाइल के मदरबोर्ड और बिजली के तार भरे हुए थे। राजू को मशीनों से बात करना आता था। उसे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। लेकिन जब वह किसी खराब पंखे या टूटी हुई घड़ी को देखता तो उसे समझ आ जाता कि उसकी धड़कन कहाँ रुकी है। राजू एक अनाथ था। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और पिता का उसे पता नहीं था। माँ की मृत्यु के बाद बस्ती के एक बूढ़े मैकेनिक, जिसे सब चाचा कहते थे, ने उसे सहारा दिया था। चाचा की कबाड़ की दुकान ही राजू का स्कूल थी और चाचा का पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उसका शिक्षक। राजू घंटों उस टीवी पर आने वाले विज्ञान के कार्यक्रमों को देखता रहता। जब वह रद्दी पेपर जमा करता तो उनमें छपे मशीनों के चित्रों को बड़े गौर से देखता और समझने की कोशिश करता कि कौन सा तार कहाँ जुड़ता है। आज राजू का मन कचरा बिनने में नहीं लग रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसने सुबह से सिर्फ 2 घूंट पानी पिया था, जो उसने कल रात बचा कर रखा था। वह अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा, जहां बूढ़े चाचा बीमार पड़े थे। चाचा को बुखार था और उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। राजू झोपड़ी में पहुंचा। चाचा खाट पर लेटे जोर जोर से सांस ले रहे थे। पानी बेटा राजू, थोड़ा पानी, चाचा ने कराहते हुए कहा। राजू का दिल बैठ गया। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा उल्टा पड़ा था। एक बूंद भी नहीं थी। राजू की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उसने चाचा का हाथ पकड़ा और बोला, चाचा आप चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से पानी लेकर आता हूं। आप बस आंखें बंद करके आराम करो। राजू खाली बोतल लेकर बाहर भागा। लेकिन कहां जाए? बस्ती के हर घर का यही हाल था। तभी उसने देखा कि बस्ती के बाहर वाली पक्की सड़क पर एक बड़ा टैंकर आया है। यह सरकारी टैंकर नहीं था। यह पानी माफिया का प्राइवेट टैंकर था। जो पानी सरकार मुफ्त में देती थी, आज वही पानी ये लोग मनमाने दामों पर बेच रहे थे। टैंकर के चारों तरफ भीड़ मक्खियों की तरह टूट पड़ी थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। राजू भी उस भीड़ में घुस गया। उसे बस एक बोतल पानी चाहिए था, सिर्फ एक बोतल, अपने बीमार चाचा के लिए।
पीछे हटो, लाइन में लगो। टैंकर के ऊपर खड़ा आदमी चिल्ला रहा था। वह एक मोटा क्रूर दिखने वाला आदमी था, जिसके गले में सोने की मोटी चेन थी। एक बाल्टी का 500 रुपये लगेगा। जिसके पास पैसा है वो आगे आए, बाकी सब दफा हो जाओ। 500 रुपये। राजू की जेब में सिर्फ 10 रुपये का एक नोट था, जो उसने कल रद्दी बेचकर कमाया था। बस्ती के गरीब मजदूर जो दिन भर में 200 रुपये कमाते थे, वे 500 रुपये का पानी कैसे खरीदेंगे? लेकिन प्यास इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक औरत ने अपने कान की बालियां उतारकर उस आदमी की तरफ फेंकी। साहब, ये ले लो, पर मेरे बच्चों के लिए पानी दे दो। राजू ने देखा कि कैसे वह आदमी उस औरत की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। राजू हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने अपनी 10 रुपये की नोट और खाली बोतल आगे की। साहब, मेरे चाचा बहुत बीमार हैं, वे मर जाएंगे। मुझे ज्यादा नहीं, बस यह एक बोतल पानी दे दो, मैं आपके पैर पड़ता हूं। टैंकर वाले ने नीचे देखा। उसने राजू के फटे कपड़े और गंदा चेहरा देखा। उसके चेहरे पर घृणा आ गई। भिखारी, यहां पानी बिक रहा है, भंडारा नहीं चल रहा। 10 रुपये में तो इस पानी की भाप भी नहीं मिलेगी। चल भाग यहां से। उसने राजू के हाथ पर जोर से डंडा मारा। राजू के हाथ से बोतल और 10 रुपये का नोट दोनों गिर गए। भीड़ उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी चोट उसके स्वाभिमान पर लगी थी। वह चुपचाप उठा, अपनी धूल भरी बोतल उठाई और भीड़ से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। एक संकल्प था, अगर ये लोग पानी नहीं देंगे तो मैं खुद पानी लाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा। उसने बस्ती के उस पार देखा, जहां शहर का बड़ा पंपिंग स्टेशन था। वहां ऊंची दीवारों के पीछे वह मशीन थी जो पूरे शहर की प्यास बुझाती थी। राजू ने सुना था कि वह मशीन खराब है। मशीन ही तो है, राजू ने खुद से कहा। हर मशीन की एक जुबान होती है। शायद बड़े बड़े साहब लोग उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। मुझे एक बार, बस एक बार उस मशीन को देखना होगा। राजू ने अपनी चप्पलों को कसकर बांधा, जो उसने कबाड़ से उठाई थी और दोनों अलग अलग रंग की थी। वह पंपिंग स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। बड़े बड़े गेट थे और पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन राजू को चोर रास्तों से का पता था। वह और उसके दोस्त अक्सर वहां की झाड़ियों में क्रिकेट की बॉल ढूंढने जाते थे। जैसे जैसे वह पंपिंग स्टेशन के करीब पहुंचा, उसे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां, पुलिस की जीपें और बड़ी बड़ी विदेशी लग्जरी कारें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा प्रशासन वहां जमा हो गया है। राजू झाड़ियों के पीछे छिप गया और एक टूटी हुई दीवार के सुराख से अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा तनावपूर्ण था। एक विशालकाय हॉल के बाहर, जहां बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछी हुई थी, वहां कई लोग जमा थे। कुछ लोग सफेद कोट पहने हुए थे, शायद वे इंजीनियर थे। कुछ खादी के कुर्ते में थे, वे नेता थे। और कुछ विदेशी लोग भी थे, जो हाथों में लैपटॉप लिए परेशान दिख रहे थे। शहर का कमिश्नर पसीने से लथपथ होकर चिल्ला रहा था, आखिर समस्या क्या है? 3 दिन हो गए, जनता सड़कों पर उतर आई है। अगर आज शाम तक पानी चालू नहीं हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। एक इंजीनियर, जो हेड इंचार्ज लग रहा था, उसने डरते हुए कहा, सर, हमने सब कुछ चेक कर लिया। मोटर ठीक है, बिजली ठीक है, वाल्व भी खुले हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कमांड नहीं ले रहा है। यह जर्मन टेक्नोलॉजी है सर, इसका सॉफ्टवेयर लॉक हो गया है। हमने जर्मनी में कंपनी को मेल किया है, वहां से एक्सपर्ट आने में 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन? कमिश्नर ने गुस्से में अपना माथा पीट लिया। 2 दिन में लोग प्यास से मर जाएंगे। क्या हमारे देश में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो इसे ठीक कर सके? कोशिश कर रहे हैं सर, शहर के सारे बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला लिया है, लेकिन यह सिस्टम बहुत जटिल है। इसमें करोड़ों के सेंसर लगे हैं। एक गलत तार हिला और पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है। राजू दीवार के पीछे सब सुन रहा था। उसे सॉफ्टवेयर और सेंसर जैसे भारी शब्द तो समझ नहीं आए, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई, मशीन चल नहीं रही है और ये बड़े बड़े लोग हार मान चुके हैं। उसकी नजर उस विशाल मशीन के कंट्रोल पैनल पर पड़ी, जो दीवार के सुराख से हल्का हल्का दिख रहा था। वहां एक लाल बत्ती लगातार जल बुझ रही थी। राजू को याद आया, उसने ऐसा ही कुछ देखा था। 6 महीने पहले उसे कबाड़ में एक बहुत महंगा वॉशिंग मशीन का सर्किट बोर्ड मिला था। उसमें भी ऐसी ही एक बत्ती जल रही थी। राजू ने उसे हफ्तों तक देखा था, उसके तारों को छेड़ा था, और अंत में उसे समझ आया था कि वह मशीन खराब नहीं थी, बस उसे रीसेट करने का तरीका अलग था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक छोटे से तांबे के तार को 2 बिंदुओं के बीच जोड़कर उस मशीन को चालू कर दिया था। क्या यहां भी वही बीमारी है? राजू ने सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा था। अगर पुलिस ने देख लिया
तो उसे बहुत मारेंगे, शायद जेल में भी डाल दें। वह एक कचरा बिनने वाला है, उसकी बात कौन सुनेगा। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे चाचा का चेहरा याद आ गया। पानी, बेटा राजू। राजू की मुट्ठियां भिंच गईं। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। चाहे पुलिस मारे या जेल भेजे, मुझे कोशिश करनी होगी। उसने देखा कि पंपिंग स्टेशन की पिछली दीवार पर एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं अंदर तक झुकी हुई हैं। यह वही रास्ता था जहां से वे बचपन में आम तोड़ने के लिए अंदर कूदते थे। राजू ने एक गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया, तो राजू ने मैनीकूड़ी में और बिल्ली की तरह दबे पांव उस पेड़ की तरफ बढ़ा। दीवार लांघकर जब वह अंदर कूदा तो सूखी पत्तियों की आवाज हुई। एक गार्ड ने मुड़कर देखा, कौन है वहां? राजू की सांस अटक गई। वह एक बड़े से लोहे के ड्रम के पीछे छिप गया। गार्ड कुछ देर वहां खड़ा रहा, अपनी लाठी जमीन पर पटकी और फिर दूसरी तरफ चला गया। राजू रेंगते हुए मुख्य मशीन कक्ष के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी और वे लोग हवा आने के लिए उसे खोल रखे थे। राजू ने अंदर झांका। वह कमरा वातानुकूलित एक्स था, लेकिन तनाव की गर्मी वहां भी महसूस हो रही थी। दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीनें चल रही थीं, जिन पर अजीबोगरीब लाइनें चल रही थीं। विदेशी इंजीनियर और भारतीय अफसर आपस में बहस कर रहे थे। उनका ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं था। राजू ने मौका देखा और अंदर फिसल गया। वह मशीनों के बड़े बड़े रैक के पीछे छिप गया। वहां से उसे मुख्य कंट्रोल पैनल साफ दिखाई दे रहा था। यह एक बहुत बाजी की तरफ की केद मीना नहीं कर रहा। बड़ा बक्सा था जिसमें हजारों तार थे। पैनल का ढक्कन खुला हुआ था और इंजीनियर उसके अंदर सिर खपाए हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक इंजीनियर ने हताशा में कहा। सारे सर्किट सही हैं, फिर भी मुख्य वाल्व का सिग्नल क्यों नहीं जा रहा? राजू की नजर उस पैनल के निचले हिस्से पर गई। वहां, जहां हजारों तारों का जंजाल था, एक छोटा सा, बहुत ही मामूली सा पंखा लगा था जो उस सर्किट को ठंडा रखता था। राजू ने गौर से देखा, वह पंखा बंद था और उसके पास लगा एक छोटा सा काला डिब्बा, कैपेसिटर, फूला हुआ लग रहा था। राजू को तुरंत समझ आ गया। उसने अपने टूटे हुए टीवी में यही देखा था। जब वह काला डिब्बा गर्म हो जाता है तो वह काम करना बंद कर देता है और मशीन को लगता है कि कोई बड़ी खराबी आ गई है, इसलिए वह सुरक्षा के लिए अपने आप को बंद कर लेती है। यह कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं थी, यह तो बस गर्मी की मार थी। राजू का मन चिल्लाकर कहने को हुआ, अरे साहब, वो पंखा देखो, उसे बदलो। लेकिन वह जानता था कि उसकी आवाज वहां नक्कारखाने में तूती की तरह होगी। उसे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? वहां तो 10 लोग खड़े थे। तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। मुख्य इंजीनियर ने गुस्से में अपनी फाइल मेज पर पटकी और बोला, चलो सब लोग बाहर चलो, हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर नए सिरे से सोचेंगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कमिश्नर ने भी सिर हिलाया, हाँ, वैसे भी चाय आ गई है, बाहर कैंटीन में चलते हैं। धीरे धीरे सभी लोग कमरे से बाहर निकलने लगे। सिर्फ एक जूनियर गार्ड दरवाजे पर खड़ा था जो अपनी खैनी मलने में व्यस्त था। कमरा खाली हो गया, मशीनें गूंज रही थी। राजू के पास यही मौका था, शायद जिंदगी का एकमात्र मौका। वह अपनी छिपी हुई जगह से निकला। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़े। वह दबे पाम उस विशाल मशीन की तरफ बढ़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी आवाज गार्ड को न सुनाई दे जाए। वह मुख्य पैनल के पास पहुंचा। नजदीक से वह मशीन किसी राक्षस जैसी लग रही थी। राजू ने अपनी जेब से अपना सबसे कीमती औजार निकाला, एक पुरानी जंग लगी हुई पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो उसे नाले में मिली थी, और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसने कांपते हाथों से उस बंद पड़े पंखे को छूकर देखा। वह आग की तरह तप रहा था। यही है, राजू ने फुसफुसाया, यही चोर है। उसने जल्दी से उस पंखे के तारों को देखा। उसे उस पंखे को बाईपास करना था, यानी मशीन को यह झूठ बोलना था कि पंखा चल रहा है और सब कुछ ठंडा है। इसे ही उसकी बस्ती में जुगाड़ कहते थे। उसने तार का टुकड़ा लिया और उसे सर्किट के दो सिरों पर जोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, कौन है वहां, क्या कर रहा है? राजू के हाथ कांप गए। पेचकस उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरा। खटाक, दरवाजे पर खड़ा गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने देखा कि एक गंदा, मैला कुचैला लड़का करोड़ों की मशीन के अंदर हाथ डाले खड़ा है। अरे बाप रे, आतंकवादी! गार्ड ने चिल्लाया, पकड़ो इसे, यह मशीन में बम लगा रहा है। गार्ड की आवाज सुनकर बाहर से सारे अफसर और इंजीनियर भागते हुए अंदर आए। राजू बुरी तरह डर गया। वह पीछे हटा, लेकिन गार्ड ने उसकी कॉलर पकड़ ली। छोड़ो मुझे, मैं तो बस ठीक कर रहा था। राजू चिल्लाया, ठीक कर रहा था? कमिश्नर ने अंदर आते ही यह सुना और गुस्से से लाल हो गया।
एक कचरा बिनने वाला हमारी मशीन ठीक करेगा। इसने जरूर कुछ तोड़ा होगा। मारो इसे। दो पुलिस वाले आगे आए और राजू पर लाठियां बरसाने लगे। नहीं साहब, मत मारो, मेरी बात सुनो। वो पंखा खराब है। राजू दर्द से कराहते हुए चिल्ला रहा था। एक लाठी उसकी पीठ पर पड़ी, दूसरी उसके पैर पर। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस मशीन पर थी। उसे पता था कि वह सही है। उसे पता था कि शहर की प्यास बुझाने का राज उसी छोटे से पंखे में छिपा है। पुलिस की लाठियां बरस रही थीं और राजू जमीन पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था। चोर, बदमाश, इतनी बड़ी मशीन को हाथ लगाता है। एक हवलदार ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा। राजू का होंठ फट गया था, खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस कंट्रोल पैनल पर टिकी थीं। साहब, मार लो मुझे, जितना मारना है मार लो। राजू ने दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद्द थी। लेकिन एक बार, बस एक बार उस पंखे को देख लो। वो मशीन खराब नहीं है साहब, वो जल रही है। उसे बुखार चढ़ा है। कमिश्नर ने हवलदार को रुकने का इशारा किया। वह राजू के पास आया, अपनी नाक पर रूमाल रखा क्योंकि राजू के कपड़ों से कचरे की बदबू आ रही थी। कमिश्नर ने नफरत से उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? यहां जर्मनी से आए इंजीनियर खड़े हैं, आईआईटी के टॉपर खड़े हैं, और तुम, एक नाली का कीड़ा, हमें सिखाओगे कि मशीन कैसे ठीक करनी है। वहां खड़े इंजीनियर हंस पड़े। एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, सर, शायद इसे लगता है कि यह कोई पुराना रेडियो है जिसे थप्पड़ मारने से चल जाएगा। इसे बाहर फेंकिए, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हवलदार ने राजू को गर्दन से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। राजू ने जाते जाते मुख्य इंजीनियर की आंखों में देखा और चिल्लाया, साहब, वो लाल बत्ती खतरे की नहीं, गर्मी की है। अगर आपने अभी वो पंखा बाईपास नहीं किया तो मदरबोर्ड पिघल जाएगा। फिर आपका जर्मनी वाला भी इसे ठीक नहीं कर पाएगा। दरवाजा भड़ाम से बंद कर दिया गया। राजू को तपती धूप में कंक्रीट की सड़क पर फेंक दिया गया। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन मन उससे ज्यादा दुखी था। उसे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। उसे डर था कि अगर मशीन सच में जल गई तो उसकी बस्ती के बच्चे, उसके चाचा, सब प्यास से मर जाएंगे। वह वहीं गेट के बाहर घुटनों में सिर देकर बैठ गया। वह जा नहीं सकता था, उसे अंत देखना था। अंदर एसी कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राजू की बातें कमिश्नर के दिमाग में खटक रही थीं, लेकिन अहंकार उसे मानने नहीं दे रहा था। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, मुख्य इंजीनियर ने पसीना पोंछते हुए कहा। सिस्टम रिबूट करो, कमांड दिया गया। बड़ी स्क्रीन पर फिर से कोडिंग चलने लगी। सभी की सांसें थमी हुई थीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड। मशीन ने एक भारी आवाज की, घुर्रर, और फिर अचानक खट। लाल बत्ती पहले से भी तेज चमकने लगी और एक तीखी सायरन की आवाज गूंज उठी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में आया, सिस्टम क्रिटिकल फेलियर, सिस्टम गंभीर रूप से खराब। विदेशी इंजीनियर ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सिर हिलाया। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, सॉरी, मदरबोर्ड ओवरहीट हो गया है। अब यह सिस्टम लॉक हो चुका है। इसे बदलने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। 1 हफ्ता। कमिश्नर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 हफ्ता मतलब मौत। शहर में दंगे शुरू हो चुके थे। अभी अभी खबर आई थी कि पानी के लिए 2 गुटों में लड़ाई हुई है और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। मुख्यमंत्री का फोन लगातार बज रहा था। कमिश्नर को अपनी मारी बात करेंगी। कुर्सी जाती हुई दिख रही थी। वह कुर्सी पर धम से बैठ गया और सिर पकड़ लिया। हम बर्बाद हो गए, उसने बुदबुदाया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। तभी कोने में खड़ा एक बूढ़ा लाइनमैन, जिसका नाम शिंदे काका था, धीरे से आगे आया। शिंदे काका पिछले 40 साल से वहां नौकरी कर रहे थे, लेकिन बड़े अफसरों के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। साहब, शिंदे ने डरते डरते कहा। क्या है? कमिश्नर ने खींचकर पूछा। साहब, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन वो लड़का, वो जो अभी चिल्ला रहा था। शिंदे ने थूक निगला। मैं उस लड़के को जानता हूं। वो धारावी में रहता है। लोग उसे कबाड़ का डॉक्टर कहते हैं। मैंने देखा है उसे कचरे से ऐसी ऐसी चीजें बनाते हुए जो हम सोच भी नहीं सकते। साहब, जब हमारे बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो हम गांव के वैद्य के पास ही जाते हैं ना। एक बार, बस एक बार उसे देख लेने दीजिए। इंजीनियर भड़क गया। तुम पागल हो गए हो शिंदे? एक अनपढ़ गवार इस करोड़ों के सिस्टम को हाथ लगाएगा? अगर उसने कुछ और तोड़ दिया तो? शिंदे ने पहली बार किसी बड़े अफसर की आंखों में आंखें डालकर बात की। साहब, टूटा तो यह अब भी है, और विदेशी साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर उसने ठीक कर दिया तो हम हीरो बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाया तो इल्जाम उसी पर डाल देंगे कि लड़के ने मशीन तोड़ दी। कमिश्नर ने एक पल के लिए सोचा। शिंदे की बात में दम था। यह उसकी डूबती हुई नैया के लिए आखिरी तिनका था।
और वैसे भी उसे किसी बकरे की तलाश थी जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके। बुलाओ उसे, कमिश्नर ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अगर उसने एक भी तार गलत काटा तो मैं उसे जेल में सड़वा दूंगा। दरवाजा फिर खुला। हवलदार राजू को वापस अंदर लाया। राजू अब लंगड़ा रहा था। उसके चेहरे पर धूल और खून का मिश्रण था। वह उस आलीशान कमरे में किसी एलियन जैसा लग रहा था। कमिश्नर राजू के पास आया और उसकी आंखों में उंगली डालकर बोला, ए लड़के, तुम कह रहे थे कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर 10 मिनट में यह लाल बत्ती हरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा, समझ गए? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमिश्नर की धमकी सुनी भी नहीं। उसकी आंखें सिर्फ उस मशीन को देख रही थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और मशीन की तरफ बढ़ा। सारे इंजीनियर, सारे अफसर राजू को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। वे अपनी बाहें मोड़कर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वे देखना चाहते थे कि यह सड़क छाप इंजीनियर क्या चमत्कार करता है। राजू मशीन के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि कमजोरी से। उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। उसने मशीन के पैनल के पास घुटने टेके। उसने अपनी जेब से वही जंग लगा पेचकस और तार का टुकड़ा निकाला। विदेशी इंजीनियर ने उसे देखकर मुंह बनाया और अपने साथी से कुछ कहा। शायद उसका मजाक उड़ा रहा था। राजू ने गहरी सांस ली। हे बप्पा, उसने मन ही मन प्रार्थना की, मेरी मदद करना। यह मेरे लिए नहीं, चाचा के लिए है। उसने पेचकस से उस छोटे से पंखे के स्क्रू खोलने शुरू किए। उसके हाथ बिजली की गति से चल रहे थे। जो इंजीनियर अभी तक मोटी मोटी किताबों में उलझे थे, वे हैरान होकर देख रहे थे कि राजू को नट बोल्ट खोलने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसकी उंगलियों को पता था कि क्या करना है। उसने जले हुए पंखे को बाहर खींचा। वह काला पड़ चुका था। राजू ने उसे सूंघा। जल गया है, वह बड़बड़ाया। अब समस्या यह थी कि उसके पास नया पंखा नहीं था। मशीन को ठंडा कैसे करे? राजू ने इधर उधर देखा। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े से पेडेस्टल फैन तूफान पंखा पर पड़ी जो अफसरों के लिए हवा दे रहा था। राजू दौड़कर वहां गया। क्या कर रहे हो? हवलदार चिल्लाया। राजू ने उस बड़े पंखे की जाली खोली और उसका ब्लड निकाल लिया। फिर उसने कचरे के डिब्बे से एक खाली प्लास्टिक की बोतल उठाई। उसने पेचकस को गर्म करने के लिए अपनी जेब से माचिस निकाली जो वह बीड़ी पीने वालों से मांग कर रखता था ताकि तारों का प्लास्टिक जला सके। उसने प्लास्टिक की बोतल को काट छांट कर एक अजीब सा ढांचा बनाया। यह क्या पागलपन है? मुख्य इंजीनियर चिल्लाया। यह यहाँ क्राफ्ट क्लास चल रही है क्या? राजू ने किसी की नहीं सुनी। उसने उस बड़े पंखे के ब्लेड को प्लास्टिक की बोतल के ढांचे में फिट किया और उसे मशीन के कूलिंग वेंट पर लगा दिया। यह देखने में बहुत ही भद्दा और अजीब लग रहा था। कहां वो करोड़ों की जर्मन मशीन और कहां यह कबाड़ का जुगाड़। फिर राजू ने अपना तार का टुकड़ा लिया। यह सबसे मुश्किल काम था। उसे मदरबोर्ड के सेंसर को चकमा देना था। उसे उस सर्किट को शॉर्ट करना था जो तापमान बताता था। अगर उसका हाथ जरा सा भी फिसला तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा और वह वहीं राख हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। शिंदे काका हाथ जोड़कर कोने में खड़े प्रार्थना कर रहे थे। राजू ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एक आंख बंद की और तार के दोनों सिरों को सर्किट के 2 सूक्ष्म बिंदुओं पर टच किया। चिंगारी निकली। राजू को एक जोर का झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ा। देख लिया, कहा था ना मैंने, इंजीनियर चिल्लाया। इसने मशीन फूंक दी। कमिश्नर ने हवलदार को इशारा किया, पकड़ो इसे। राजू जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके बाल खड़े हो गए थे और उंगलियां काली पड़ गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कांपती हुई उंगली से मशीन की तरफ इशारा किया। देखो, उसने फुसफुसाया। देखो। सबने मुड़कर देखा। वह प्लास्टिक की बोतल और बड़े पंखे का ब्लेड जिसे राजू ने अजीब तरीके से फिट किया था, वह घूमने लगा था। घड़ घड़ घड़। आवाज बहुत खराब थी, जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर चल रहा हो, लेकिन वह घूम रहा था। हवा का एक तेज झोंका सर्किट बोर्ड के अंदर जा रहा था। और फिर चमत्कार हुआ। स्क्रीन पर जो लाल रंग की पट्टी पिछले 3 दिनों से एरर दिखा रही थी, वह एक बार झपकी, फिर दूसरी बार, और फिर उसका रंग बदल गया। सिस्टम कूलिंग डाउन। सिस्टम ठंडा हो रहा है। टेम्परेचर नॉर्मल। तापमान सामान्य। पीला रंग और फिर हरा रंग। स्क्रीन पर लिखा आया, रेडी टू स्टार्ट, चालू करने के लिए तैयार। पूरे कमरे में जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इंजीनियरों के मुंह खुले के खुले रह गए। कमिश्नर की आंखें फटी रह गईं। वह विदेशी एक्सपर्ट अपना चश्मा उतारकर स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। राजू ने दीवार के सहारे खड़े होते हुए अपने जलते हुए हाथ को अपनी मैली शर्ट से पोंछा और कहा, मशीन को एसी की हवा नहीं चाहिए थी साहब।
उसे बस खुलकर सांस लेनी थी। आप लोगों ने उसे डब्बे में बंद कर दिया था। उसने कमिश्नर की तरफ देखा और कहा, बटन दबाओ साहब, पानी का रास्ता खुल गया है। कमिश्नर अभी भी सदमे में था। उसने कांपते हाथों से स्टार्ट का बटन दबाया। जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे कोई सोता हुआ राक्षस जाग रहा हो। यह पंप के चलने की आवाज थी। वाइब्रेशन इतना तेज था कि मेज पर रखे पानी के गिलास हिलने लगे। लेकिन क्या पानी सच में टंकियों तक पहुंचेगा या पाइपलाइन में हवा भरी है? असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही कमिश्नर ने वह बटन दबाया, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। फिर जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट शुरू हुई। धड़ 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 आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। जो विशाल पाइपलाइनें पिछले 3 दिनों से सूखी पड़ी थीं, उनमें अचानक जान आ गई थी। पानी का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा कि पाइपों के जोड़ों से धूल उड़ने लगी। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर लगे मीटर की सुइयां, जो शून्य पर पड़ी थीं, अब ऊपर उठने लगी थीं। प्रेशर 20%, 40%, 60%। राजू दीवार से सटकर खड़ा था। उसकी आंखें मीटर पर नहीं, बल्कि अपनी बस्ती की तरफ जाने वाली दिशा में थीं। उसका दिल मीटर से ज्यादा तेज धड़क रहा था। धारावी बस्ती में, उसी सार्वजनिक नल के पास अभी भी हजारों लोग खड़े थे। उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। धूप ढलने लगी थी और प्यास से बच्चों का रोना भी अब बंद हो गया था, क्योंकि उनके गले सूख चुके थे। काकी, जो बेहोश हो गई थीं, उन्हें लोगों ने हवा करने के लिए घेर रखा था। तभी उस सूखे नल से एक अजीब सी आवाज आई, घुर्र, जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो। लोग चौंक गए। सब नल की तरफ लपके। हटो, हटो, कुछ आवाज आई। एक औरत चिल्लाई। नल से पहले हवा निकली, फूसससस। फिर गंदा, मटमैला पानी का एक फव्वारा फूटा और उसके ठीक पीछे साफ, ठंडा, जीवन देने वाला पानी बह निकला। पहले एक पल का सन्नाटा छाया और फिर पूरी बस्ती में एक साथ हजारों आवाजें गूंज उठीं। पानी आ गया, पानी आ गया। लोग पागलों की तरह नल पर टूट पड़े। कोई मटका भर रहा था, कोई बाल्टी, तो कोई सीधा नल के नीचे अपना मुंह लगाकर पानी पी रहा था। उस पानी की एक एक बूंद अमृत जैसी लग रही थी। माँ ने अपने बच्चों के सूखे होंठों पर पानी लगा रही थी। बूढ़े हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहे थे। जो लोग कल तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, आज एक दूसरे को पानी पिला रहे थे। पानी सिर्फ नल से नहीं, उनकी आंखों से भी बह रहा था। यह खुशी के आंसू थे। उधर पंपिंग स्टेशन के एसी रूम में मीटर अब एक 100 फास्ट फ्लो दिखा रहा था। कमिश्नर कुर्सी पर ढह गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे उनके कंधों से पहाड़ उतर गया हो। विदेशी इंजीनियर, जो अब तक अपने लैपटॉप को भगवान मानता था, उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया और राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। वह राजू के पास गया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, माफ करना, मैं गलत था। यह टेक्नोलॉजी नहीं, यह जादू है। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तभी कमिश्नर अपनी कुर्सी से उठे। वह धीरे धीरे राजू के पास आए। वह लड़का जिसके कपड़े फटे थे, शरीर से बदबू आ रही थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। कमिश्नर ने अपनी जेब से एक साफ रूमाल निकाला और राजू के माथे से बहता हुआ खून पोंछा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शहर का सबसे बड़ा अफसर एक कचरा बिनने वाले के घाव साफ कर रहा था। बेटा, कमिश्नर की आवाज भारी थी, आज तुमने मेरी नौकरी नहीं, इस शहर की जान बचाई है। हमने तुम्हें नाली का कीड़ा समझा, पर तुम तो कीचड़ में खिले कमल निकले। शिंदे काका कोने में खड़े होकर अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उन्हें गर्व हो रहा था। कमिश्नर ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 500 के नोटों की एक गड्डी निकाली। यह लो, यह बहुत कम है, लेकिन अभी मेरे पास यही है और मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें बड़ा इनाम मिले। राजू ने नोटों की गड्डी देखी। उसकी मां ने पूरी जिंदगी इतना पैसा नहीं देखा था। इससे वह नया घर ले सकता था, अच्छे कपड़े ले सकता था। लेकिन राजू ने पैसे लेने के बजाय कमिश्नर के हाथ को पीछे कर दिया। साहब, राजू ने विनम्रता से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कमिश्नर हैरान थे। मांगो, जो मांगना है। सरकारी नौकरी, घर? राजू ने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसकी बस्ती थी। साहब, मेरे चाचा बीमार हैं, बस एक गाड़ी भिजवा दीजिए जो उन्हें अस्पताल ले जाए। और राजू रुका, और अगर हो सके तो मेरी बस्ती में शाम को जो पुलिस वाले आते हैं और हम जैसे कचरा बिनने वालों को बिना वजह मारते हैं, उन्हें रोक दीजिए। हम चोर नहीं हैं साहब, हम भी मेहनत करते हैं। कमिश्नर की आंखें भर आईं। इतना बड़ा काम करने के बाद भी इस लड़के ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इज्जत मांगी। आज से तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कमिश्नर ने कसम खाते हुए कहा। और तुम्हारे चाचा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में होगा,
सरकारी खर्चे पर। और सुनो, कल से तुम कचरा नहीं बीनोगे। राजू ने सवालिया नजरों से देखा। कल से तुम शिंदे काका के साथ काम करोगे। तुम इस विभाग में जूनियर हेल्पर बनोगे और साथ में शाम के स्कूल में पढ़ाई भी करोगे। जिस दिमाग ने बिना पढ़े मशीन ठीक कर दी, अगर उसे शिक्षा मिल गई तो सोचो वह क्या कर सकता है। राजू के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास था। शाम को जब राजू अपनी बस्ती वापस पहुंचा तो नजारा बदल चुका था। उसे पुलिस की जीप में घर छोड़ा गया। बस्ती के लोग जो उसे कचरे वाला कहकर बुलाते थे, आज उसे घेर कर खड़े हो गए। चाचा को एम्बुलेंस में बैठाया गया। उस रात राजू ने अपनी मां की पुरानी तस्वीर के सामने दिया जलाया। उसने मन ही मन कहा, मां, आज मैंने कचरा नहीं उठाया, आज मैंने इज्जत कमाई है। और उस दिन के बाद से मुंबई के उस पंपिंग स्टेशन में एक नई कहानी शुरू हुई। वहां की बड़ी बड़ी मशीनों के बीच एक छोटा सा पंखा आज भी लगा हुआ है, जिस पर प्लास्टिक की बोतल का ब्लेड घूम रहा है। बड़े इंजीनियर उसे हटाकर नया पंखा लगाना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, उसे वहीं रहने दो, ताकि आने वाले हर इंजीनियर को याद रहे कि समाधान बड़ी डिग्रियों में नहीं, बल्कि खुले दिमाग और कोशिश करने के जज्बे में होता है। राजू, वो लड़का जिसने शहर को प्यास से बचाया, आज एक बड़ा इंजीनियर बनने की राह पर है। लेकिन आज भी जब वह किसी मशीन को खोलता है तो उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक आ जाती है, एक जुगाड़ वाली चमक। सच ही कहा है, हुनर किसी की पहचान का मोहताज नहीं होता, वह तो गूदड़ में भी लाल की तरह चमकता है।